लोग खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी, ये एक ट्यूटोरियल है बेसिकली, और इसमें काफ़ी ज़्यादा बातें आपको क्रिप्टो मार्केट्स से रिलेटेड और ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट्स से रिलेटेड बातें आपको क्लियर होंगी। आई थॉट अबाउट दिस, और अली भाई और मैं हमने डिस्कस किया कि काफ़ी ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं कि जिनके ऊपर एक छोटा सा ट्यूटोरियल बनना चाहिए ताकि नए मेंबर्स जो हैं और ख़ास तौर पे पुराने मेंबर्स वो भी इससे फ़ायदा उठाएं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और साथ ही साथ नए आने वाले मेंबर्स के लिए काफ़ी रहनुमाई होगी। सबसे पहले जी मैं आपको बता दूं कि कुछ पॉइंट्स हैं आज के इस सेशन के, और ये स्टेप बाय स्टेप हम पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ वो सवाल जो आप लोग डायरेक्ट मैसेजेस के अंदर रैंडमली पूछ रहे हैं, आई विल ट्राई कि मैं उनको भी इस सेशन में आंसर करूं। सबसे पहली चीज़ आपने ये समझनी है गाइस, और ये बड़ी नॉलेजेबल आपको मैं सेशन दे रहा हूँ अभी, जिन चीज़ों पे मैंने बात करनी है ये बड़ी यूज़फुल है। देखिए, हर इन्वेस्टर ये चाहता है कि जिस मार्केट में वो इन्वेस्ट करे या जिस भी बिज़नेस में वो इन्वेस्ट करे उसको उस बिज़नेस की समझ हो। वो अगर बहुत ज़्यादा लेट्स सपोज डीपली उस काम को नहीं जानता, लेकिन एटलीस्ट उसको इतना ज़रूर पता हो कि ये जिस बिज़नेस, ये जिस कारोबार, ये जिस मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है उस मार्केट का मकसद क्या है, उस मार्केट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है सोसाइटी में। सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी की बेसिकली ज़रूरत पड़ी कब और पड़ी क्यों। अब यहाँ पे मैं आपको रुक के एक कॉन्सेप्ट देने लगा हूँ और आपने इसको समझना भी है और साथ साथ इसको सोचना भी है, बिकॉज इसके पीछे एक लॉजिक है। जो बात मैं करूँगा उसके पीछे एक रीजनिंग है। तो जब आप इस पे सोचेंगे तो फिर आप उसी कंक्लूजन पे आएंगे जिस पे मैं आपको लेके आना चाह रहा हूँ। देखिए, पिछले 100 या 100 से 150 साल, या लेट्स से 100-150 से 200 साल अगर आप नोट करें तो ह्यूमन हिस्ट्री में पिछले जो तकरीबन 100-150 साल हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यानी अगर आप देखें तो जितनी तरक्की 15वीं सदी में हुई उससे थोड़ी बहुत तरक्की हो सकता है 16वीं सदी में हुई हो, फिर उससे मज़ीद थोड़ी बहुत तरक्की जो है वो 17वीं सदी में हुई हो, और थोड़ी बहुत तरक्की जो है वो 18वीं सदी में हुई हो। लेकिन देखो, जितनी तरक्की 19वीं सदी में हुई है, यानी लेट 1800 में और पूरी 19वीं सदी में, उतनी तरक्की ह्यूमन हिस्ट्री में आज तक नहीं रिकॉर्ड की गई। ठीक है, आपके पास गाड़ियाँ आ गई, आपके पास जहाज़ आ गए, आपके पास बिजली आ गई, और कितना कुछ, मतलब आपने शिप्स बना लिए, आपने टैंक्स बना लिए। अगर आप देखें कि डिफेंस सेक्टर को देख लें उसमें कितनी तरक्की होती है, आप जो है वो हेल्थ केयर सेक्टर को उठा लें उसमें कितनी तरक्की होती है, आप इंडस्ट्रियल सेक्टर को उठा लें उसमें कितनी तरक्की होती है। लेकिन आप ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को बल्कि उठा लो, उसमें देख लो कितनी तरक्की हुई है। तो तकरीबन हमारी सिविलाइजेशन में मोस्टली अगर आप इनको सेक्टर्स में कन्वर्ट करो, सेक्टर्स में सेग्रीगेट करो, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, आपके पास जो है वो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तो तमाम चीज़ों ने तरक्की की है, जिद्दत आई है हर चीज़ में, और लोगों के उस वजह से लाइफस्टाइल भी बदले हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू बढ़ी है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है। आपने अगर लेट्स सपोज 40 साल पहले एक प्रॉपर्टी ली थी, आज वो करोड़ों और अरबों की प्रॉपर्टी है। आपने लेट्स सपोज 1960 या 40 में एक गाड़ी ली थी, आज वो गाड़ी करोड़ों की एंटीक होके बिकती है कि ये जी एंटीक कार है। आज आपने अगर लेट्स सपोज एक लाइटर, एक जिपो लाइटर वर्ल्ड वॉर 2 का अगर किसी के पास है, वो लाइटर भी उस दौर में सोचे कितना सस्ता होगा। आज वो लाइटर जो है वो पाउंड्स और डॉलर्स में जो है वो अगर आप पाकिस्तानी रुपीस को कन्वर्ट करो तो वो लाख रुपए का, 50 हज़ार रुपए का जो है वो जिपो लाइटर बिकता है। तो यानी कहने का मकसद है कि जैसे जैसे एज गुजरती गई, वो चीज़ें जो एसेट्स के अंदर, जिनको हमने एसेट्स का नाम दिया इंसानों ने, उन चीज़ों की वैल्यू बढ़ती गई। अगर किसी चीज़ की वैल्यू नहीं बढ़ी तो वो आपका 1000 रुपए का नोट है जिसकी वैल्यू नहीं बढ़ी, वो आपका $100 बिल है जिसकी वैल्यू नहीं बढ़ी। अब इसको समझना है आपने। 1960 में या 1950 में या 1940 में आपने मेहनत की, आपने जोर लगाया, मेहनत की, और मेहनत करने के बाद आपको पैसे मिले, आपको $10 मिले, आपको $1 मिला, आपको $100 मिले। ठीक है,
वही मेहनत आप आज भी कर रहे हो, उतनी ही मेहनत आप आज भी कर रहे हो, लेकिन जो वैल्यू आपकी मेहनत की आज से 50 साल पहले आपको मिलती थी, आज वो वैल्यू आपको नहीं मिल रही। आज वो वैल्यू आपको नहीं मिल रही। क्या वजह है उसकी? क्यों आज आप वो वाली वैल्यू जो आप पहले आपको मिल जाती थी, आज वो वैल्यू आपकी मेहनत को आपको नहीं मिल रही? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो वैल्यू जिस 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 मीडियम के थ्रू आपको आपके काम की वैल्यू मिल रही है, उस मीडियम का नाम है पेपर करेंसी। और आपका इस पेपर करेंसी पे कोई कंट्रोल नहीं है। इस पेपर करेंसी को कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट। दुनिया भर की गवर्नमेंट्स इस पेपर करेंसी को कंट्रोल कर रही हैं। अब गवर्नमेंट्स की इस पेपर करेंसी पे मोनोपोली है। अब यहां तक आपने सुन लिया। अब ये मैं थोड़ा सा कट कर रहा हूं, मतलब अपनी बात को, ये जो आपको मैं समझा रहा हूं, इस बात को मैं रोककर एक नया कॉन्सेप्ट आपको दूंगा और वापस फिर इस पुरानी बात की तरफ आऊंगा। और आपने जो अभी मैंने बात आपसे की है थोड़ी देर पहले, इसको याद रखना। किसी भी चीज की वैल्यू क्या चीज डिटर्मिन करती है? जैसे मैंने अभी पहले कहा कि आपकी मेहनत की अब वो वैल्यू आपको पेपर करेंसी में मिलती है, तो वो पेपर करेंसी की वो वैल्यू नहीं है जो आज से 50-60 साल पहले थी। दुनिया में किसी भी चीज की वैल्यू डिटर्मिन करती है उसकी सप्लाई और उसकी डिमांड। ठीक हो गया जी। अब आप देख लें कि डायमंड की डिमांड क्यों है, मतलब डायमंड जो है, डायमंड इतना प्रेशियस क्यों है? क्योंकि उसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है। वेयर एज रॉक्स, पत्थर, इसकी ये वर्थलेस है। क्यों? क्योंकि उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है, हर जगह आपको मिल जाता है। तो लेट्स सपोज अगर कल ऐसा हो कि डायमंड्स की इतनी सप्लाई हो जाए, दुनिया में हर मुल्क से डायमंड निकल रहे हैं और इतनी ज्यादा सप्लाई डायमंड की कर दे, तो डायमंड की क्या वो वैल्यू रहेगी जो आज है? हीरे की वो वैल्यू रहेगी जो आज है? नहीं रहेगी। यही चीज पेपर करेंसी के साथ हुई। क्योंकि गवर्नमेंट इसको मोनोपोलाइज करती है और गवर्नमेंट चाहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा काम करें, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा काम करें। तो वो क्या करते हैं? वो ज्यादा से ज्यादा पैसे प्रिंट करते हैं। मनी की जो सप्लाई, पेपर करेंसी की सप्लाई को इतना उन्होंने बढ़ा दिया है पूरी दुनिया में कि पैसा आज वर्थलेस हो गया और पेपर करेंसी जो है वो एज अ एसेट ट्रीट नहीं हो रही। मुझसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा डेप्रिसिएटिंग एसेट क्या है दुनिया में, मैं कहूंगा पैसे, यानी मनी, यानी पेपर मनी। ये सबसे बड़ा डेप्रिसिएटिंग एसेट इस टाइम दुनिया में है। इन्फ्लेशन इज अ साइलेंट किलर। और ये कर कौन रहा है? ये कर कौन रहा है? मैं आपको बताता हूं। तो उससे पहले आपने ये याद रखना है कि द वैल्यू ऑफ द करेंसी इज द रिजल्ट ऑफ द अवेलेबल सप्लाई ऑफ इट। और आप देखें कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और उधर से गवर्नमेंट्स प्रिंट करी जा रही हैं, यानी, और वो चाहती हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा काम करो। आप उनके लिए काम करते रहो, आप एलिटिज्म के लिए काम करते रहो, और उधर से वो सप्लाई बढ़ाएंगे, उसको पैसे को डिवैल्यू करेंगे, आपके अखराजात नहीं पूरे होंगे और आपको उनके लिए और काम करना पड़ेगा। यहां समझ गए आप बात कि क्यों क्रिप्टो करेंसी की जरूरत पड़ी? मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद जी क्रिप्टो करेंसी में, और इससे पहले बल्कि आपको कुछ और स्टेटिस्टिक्स में दे देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्रिप्टो करेंसी एज एन एसेट क्यों ट्रीट हो रही है और क्यों ट्रीट आगे होगी। ऑक्सफैम जो एक ग्लोबल चैरिटी है ऑक्सफैम, उसके स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक पूरी दुनिया में 42 लोग, ये गौर से सुनना है आपने, पूरी दुनिया में 42 लोग, 42 पीपल ऐसे हैं जो कि जिनके पास इतना पैसा है जितना कि पूरी दुनिया के 50% गरीब लोगों के पास है। यानी आप देख लें तकरीबन 7 बिलियन से ऊपर दुनिया की आबादी है, यानी 3.5 से 3.6 बिलियन लोगों के पास, आधी दुनिया के पास जितना पैसा है उतना पैसा उन 42 लोगों के पास है। और ये वो लोग हैं कि जो कि हुकूमतें चलाते हैं, गवर्नमेंट्स को लोन देते हैं। परेशान मत होइए, इसमें पाकिस्तानी कोई भी नहीं है। और ये आप गूगल पे चेक कर सकते हो, ऑक्सफैम स्टेटिस्टिक्स में जाओ और वहां जाके आपको ऑक्सफैम ग्लोबल चैरिटी है उसके स्टेटिस्टिक्स है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक इंटरनेशनल इदारा है वो कह रहा है।
दुनिया, पूरी दुनिया की टोटल वेल्थ, यानी पूरी दुनिया में जितना आज पैसा है, ये दुनिया का 1% तबका कंट्रोल करता है। पिछले साल ये बिलियनियर्स, इनमें इनकी वेल्थ में 762 बिलियन यूएसडी का इजाफा हुआ। 2008 के क्रैश के बाद हुकूमतों ने इन्हीं बैंक्स को बेल आउट करवाया और इन्हीं बैंक्स के वो ट्रेडर्स या वो लोग जिन्होंने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया था, उनको रिकॉर्ड बोनसेस मिले। तो क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा रोल और एडवांटेज क्या है कि क्रिप्टो करेंसी लोगों ने बनाई और इस करेंसी की बुनियाद रखी गई ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर टू द पीपल करेंसी। मैं दोबारा ये कह रहा हूं, पावर टू द पीपल करेंसी। जब लोगों को ये रियलाइज हुआ कि पेपर मनी की डिप्रिसिएशन के टूल को इस्तेमाल करके उनके साथ कितनी ज्यादती की जा रही है पूरी दुनिया में, जब लोगों को यह एहसास और रियलाइज हुआ, तब उन्होंने इस क्रिप्टो करेंसी के इनिशिएटिव को सराहा और इसको खरीदना शुरू कर दिया, इसमें इन्वेस्टमेंट्स डालनी शुरू कर दी। जब इसकी इन्वेस्टमेंट्स एक सर्टेन लिमिट तक पहुंची तो हुकूमतों के कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, ये बैन है, ये है, ये वो है। लेकिन हुकूमतें लोगों के इस सैलाब को, इस आइडियलिस्टिक सैलाब को नहीं रोक सकी। ये ऐसे ही है कि हुकूमत जितनी मर्जी पावरफुल हो, जब लोग हजूम बना के सड़कों पे निकल आएंगे तो हुकूमत गिर जाती है। इसी तरह से हुकूमतों और एंटरप्राइजेस को घुटने टेकने पड़े और फिर बाद में जो बड़ी कॉरपोरेशंस और एंटरप्राइजेस हैं, उन्होंने भी इसको एंड पे एक्सेप्ट कर लिया और कुछ गवर्नमेंट्स और कुछ इकोनॉमीज को भी इसको एक्सेप्ट करना पड़ गया। ये तो था इसका एक पहलू। और ये मैं आपको साथ बता दूं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज की सप्लाई लिमिटेड है, यही वो वजह है कि आज क्रिप्टो करेंसीज एज अ एसेट ट्रीट हो रही हैं और फ्यूचर में जैसे जैसे आवाम को, जैसे जैसे दुनिया को क्रिप्टो की हकीकत का और पेपर करेंसी के धोखे का पता चलता जाएगा, आप देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू मजीद बढ़ेगी। फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी का है। क्रिप्टो करेंसी इज अ न्यू गोल्ड। अब ये तो एक पहलू था जो मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी के पर्सपेक्टिव से बताया। दूसरा इसका पहलू यह है कि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। अब ब्लॉकचेन्स दो तरह के हैं, एक वो है जो बैंकिंग सिस्टम, ट्रांजैक्शन सिस्टम में यूज हो रहा है। ये टेक्नोलॉजी ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को जब बैंक्स, जब ट्रांजैक्शनल सिस्टम हमारा प्रॉपरली अडॉप्ट कर लेगा तो ट्रांसपेरेंसी अपनी मैक्सिमम लिमिट पे चली जाएगी, धोखा फ्रॉड नहीं हो सकेगा। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, और इस टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में हम मजीद बात करेंगे, लेकिन मैंने क्योंकि ज़्यादा टाइम हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो मुझे ज़्यादा टाइम आपको समझाना था क्रिप्टो करेंसी के बारे में। उसके बैकएंड पे जो टेक्नोलॉजी है उस पर मैं आपको एक ब्रीफ सा आइडिया दे रहा हूँ। क्योंकि देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, बाज लोग ये कहते हैं जी देखें, किसी भी मार्केट की जो डिमांड है वो उसकी यूटिलिटी की वजह से डिसाइड होती है, यानी उसके इस्तेमाल की वजह से उसकी डिमांड बनती है। जैसे अगर ऑयल है तो हमें पता है ऑयल जो है वो पूरी दुनिया में इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, गाड़ियों में यूज़ हो रहा है, तो ऑयल की डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी और ऑयल की प्राइसेस ऊपर रहेंगी। तो गोल्ड है वो एज अ प्रेशियस मेटल इस्तेमाल होता है, तो उसकी डिमांड तो बनेगी ही बनेगी। ठीक है जी। अच्छा, तो ये हमें बताइए कि क्रिप्टो करेंसी जो है इसकी डिमांड देखें कैसे बनेगी। एक तो इसकी डिमांड इस तरह बन रही है कि इन्वेस्टर्स जो हैं, वो जो मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट दिया कि पेपर करेंसी ये पावर टू द पीपल करेंसी है और लोग इसको एसेट कंसिडर करके, इसको सेफ हेवन समझ के इसको बाय करेंगे और बाय कर रहे हैं और फ्यूचर में भी करेंगे। दूसरी इसकी जो डिमांड बनेगी कि जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर क्रिप्टो करेंसीज बेस कर रही हैं, कल को जब आपके बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, आपके पेमेंट और ट्रांजैक्शनल सिस्टम्स के अंदर जब ये टेक्नोलॉजी एम्बेड होगी, जब इस टेक्नोलॉजी की ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा कल को, तब भी क्रिप्टो मार्केट्स की डिमांड जो है वो, ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होगा क्रिप्टो मार्केट्स की डिमांड को बढ़ाने के लिए। चलिए जी, ये मेरा आपसे एक ब्रीफ सा मैंने आपको बताना था कि क्रिप्टो मार्केट्स के बारे में ओवरव्यू देना था कि क्रिप्टो करेंसीज की ज़रूरत बेसिकली पड़ी क्यों। एंड पे
इस टॉपिक को क्लोज करके मैं अगले टॉपिक पे जाऊंगा और मैं आपको बताता हूं कि क्रिप्टो करेंसीज ये 2008 के जो क्रैश था, जो मार्केट क्रैश था, उसकी वजह से क्रिप्टो करेंसीज की या क्रिप्टो मार्केट्स की बुनियाद रखी गई। 2008 का क्रैश क्या था ये मैं किसी दिन ट्यूटोरियल बना के आपको समझाऊंगा कि 2008 के बाद दुनिया में क्या क्या बदलाव या क्या क्या चेंजेस आई। आगे चलते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग, सबसे पहले समझना है हमने कि क्रिप्टो ट्रेडिंग सबसे बेस्ट तरीका क्रिप्टो को ट्रेड करने का क्या है, इस पे हम बात करेंगे। और ये अब आपने गौर से ये भी सुनना है। देखो, मैं अब आपको एक चीज बताता हूं कि दुनिया भर में कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी एसेट जब ट्रेडेबल होता है, जब अवेलेबल होता है टू ट्रेड, ब्रोकर्स, एक्सचेंजेस उसको ऑन बोर्ड लेती हैं और फिर रिटेल ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स का मतलब है बैंक्स, और रिटेल ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स का मतलब है आप और मैं। और जब ये एसेट्स अवेलेबल होते हैं कि दुनिया अब इन पे ट्रेडिंग करे, दुनिया इनको ट्रेड करे स्पेक्युलेटिव रीजंस के लिए, यानी कि स्पेक्युलेटिव रीजंस। अब स्पेक्युलेटिव की मैं किस तरह से डिफाइन करूँ, इसकी उर्दू क्या होगी? अब यहाँ पे देखा, यहाँ मैं थोड़ा सा फंस गया। स्पेक्युलेटिव रीजंस के लिए मतलब कि आपने क्या करना है, आपने बेसिकली आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट अपसाइड पे जाएगी या डाउन साइड पे जाएगी। इसका सिंपल अल्फाज में कि आप एक अंदाज़ा लगाते हो तमाम अवेलेबल फैक्टर्स को देखते हुए, तमाम अवेलेबल डेटा को देखते हुए कि अब ये पर्टिकुलर मार्केट जो है ये ऊपर है या नीचे है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने अगर प्रॉपर्टी लेनी है तो आप देखते हो अच्छा ये सोसाइटी ऊपर जाएगी, ये सोसाइटी नीचे जाएगी कीमतों में, और फिर आप एक अंदाज़ा लगाते हो, अंदाज़ा लगा के आप प्लॉट ले लेते हो और उसके बाद फिर इंतज़ार करते हो कि आपने जो आइडिया लगाया था या स्पेकुलेट किया था वो सही साबित हुआ कुछ सालों के बाद या नहीं। तो जब ये एसेट्स अवेलेबल होते हैं जी इंटरनेशनल मार्केट में, ब्रोकर्स और एक्सचेंजेस इनको अवेलेबल करती हैं मार्केट करने के लिए, तो एक्सचेंजेस आपको 2-3 तरीके बताती हैं कि इन तरीकों से आप इन एसेट्स को ट्रेड कर सकते हो। उन तरीकों में सबसे जो 2 बड़े तरीके हैं मैं उस पर बात करूंगा। 3 बड़े तरीके हैं, एक तो मार्जिन ट्रेडिंग है, एक फ्यूचर्स ट्रेडिंग है और एक स्पॉट ट्रेडिंग है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग पे अभी बात नहीं करूंगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पे, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जो लोग फाइनेंस जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जिन्होंने जो है वो MBA वगैरह किया हुआ है, तो उन लोगों को थोड़ा अंदाज़ा होगा कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स क्या है। तो इसको मैं अभी साइड पे रखता हूँ। मैं सादा लफ्ज़ों में, मैंने नए लोगों के लिए बात करनी है, मार्जिन ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग। तो मेनली ये 2 तरीके रखते हैं सामने। अच्छा, अब इसको आपने बड़े गौर से समझना है। अब मैं आपको एक मिसाल देने लगा हूं और इसको फिर मैं रिलेट करूंगा मार्केट के साथ, और ये आपने मुझे बताना है कि आप कौन सा बिजनेस करोगे। एक बिजनेस आपके साथ, मिसाल के तौर पे जी आपके पास टोटल इस टाइम पे 50 लाख रुपया पड़ा हुआ है आपके पास, ठीक है। मुझे आपने सोच के एक बात बतानी है कि क्या आप ये, आपका 2 ऑप्शन है, या तो आप ये 50 लाख रुपया लें, किसी अच्छी सी सोसाइटी में जाएं जो कि आपको लगता है कि इसका कल को स्कोप होगा, और जाके ये 50 लाख रुपए का एक 5 मरला का प्लॉट लेके रख दे, और आपको पता है कि कल को आज से तकरीबन 1.5-2 साल के बाद ये जो 50 लाख का 5 मरला का प्लॉट है ये कल को 55-60 लाख रुपए का हो जाएगा या 70 लाख का हो जाएगा। और लेट्स सपोज अगर मार्केट में, प्रॉपर्टी मार्केट में कीमतें गिरेंगी तो आप इसको होल्ड कर लेंगे। अब यहां पे 2-3 फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो ये है कि ये जो 50 लाख रुपया है ये आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। इस 50 लाख रुपए से आपका किचन नहीं चलना, इस 50 लाख रुपए से आपका लाइफस्टाइल इफेक्ट नहीं होना। आप ये प्लॉट ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट के लिए इसको साइड पे रख देना है। अब आ जाए दूसरे ऑप्शन के अंदर। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि यही 50 लाख रुपया आप एक 2 करोड़ के प्लॉट का बयाना कर दें और डीलर को कहें कि आप 2 महीने में पूरी पेमेंट कर दोगे या 3 महीने में पूरी पेमेंट कर दोगे, आपको टाइम मिल जाता है। और इस 2-3 महीने में आपने नया ग्राहक ढूंढना है, जो कि आपने, जाहिर बात है, आपने अगर 2 करोड़ पे प्लॉट लॉक किया तो आपको अब 2-5 या 2-10 का ग्राहक चाहिए। आप 5-10 लाख रुपया बनाना चाहते हो अपने 50 लाख से। अब मुझे आप बताएं आप क्या करेंगे। आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है, आप टोटल उस इन्वेस्टमेंट का एसेट खरीद के रख लोगे अपने पास, या फिर आप 50 लाख के ऊपर आप बयाने पे काम करोगे। आप में से 95% लोग ये सोच रहे हैं इस टाइम पे और खुद को जवाब दे रहे हैं कि हम
पूरी पेमेंट पे अपना एसेट लेके साइड पे रख लेंगे और जब उसकी कीमत बढ़ेगी हम बेच देंगे। और मैं आज आपको बताऊं कि जो मैं बार बार स्पॉट ट्रेडिंग करता हूं, मैं यही कहता हूं कि हमने पूरी पेमेंट करके कॉइन पूरा खरीद के रख लेना है। अगर हम पूरा कॉइन नहीं खरीद पा रहे तो बिटकॉइन अगर 30, 38, 40 हजार डॉलर का है तो हमने अपनी पूरी जो पेमेंट है, जितना पैसे हमने बिटकॉइन में लगाने हैं उसके हिसाब से हमने अपना परसेंटेज लेके साइड पे हो जाना है। हमने बयाने पे काम नहीं करना, हमने लेवरेज नहीं लेनी। लेवरेज का आसान लफ्जों में मतलब, एक आम इंसान के लिए लेवरेज का मतलब है हेल्प। हमने हेल्प नहीं लेनी। और ये हेल्प, ये बोरोड हेल्प है, ये उधार पे ली हुई हेल्प है जो कि आपको रिटर्न करनी है। लेवरेज ये होती है, मार्जिन ट्रेडिंग ये होती है। और यही वजह है कि मैं आपको बताऊं कि मैं जब आपको मार्केट कमेंट्री देता हूं, मैं आपको वीडियो न्यूज़लेटर देता हूं, तो मैं आपको बताता हूं कि भैया अगर आपने ये कौन सी मेरे पास मार्केट है, खैर ये तो ट्रेडिशनल, अब ये देखें ये ट्रेडिशनल मार्केट है, ये कौन सी आपके सामने ओपन है, ये आपके सामने मार्केट ओपन है, ये कॉपर की मार्केट है जी, ये कॉपर की मार्केट ओपन है आपके सामने, ये देख रहे हैं आप, ये ट्रेडिशनल मार्केट्स है, मेटल कमोडिटी मार्केट है। एनीवेज, मैं अब डॉज पे जा रहा हूं। मैं अगर आपको बताता हूं, लेट्स सपोज यही वजह है मैंने आपको कहा कि भाई 34 सेंट के ऊपर, ये देखें 34 सेंट के ऊपर आप डॉज बाय करते हो, ये 15 सेंट तक भी आ जाएगा, बाय कर लो। क्यों कह रहा हूं आपको, मुझे पता है ये कैश पे आपने खरीदना है, इसमें आपने बयाना नहीं लेना, इसमें आपने हेल्प नहीं लेनी, इसमें आपने उधार नहीं लेना मार्केट से। तो लेवरेज याद रखें, मार्जिन अकाउंट या मार्जिन ट्रेडिंग का मतलब है कि आप अपनी डील में, ये जो डील आप कर रहे हैं कि आपने 100 कॉइन लेने हैं, इस डील में आप कुछ पैसे उधार ले रहे हो एक्सचेंज से। और एक्सचेंज कभी भी याद रखो अपना नुकसान नहीं करेगी। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं देखो ये सिर्फ क्रिप्टो मार्केट नहीं, मैं स्टॉक मार्केट भी ट्रेड की हुई है, फॉरेक्स मार्केट भी ट्रेड की हुई है। अभी भी ये आपके सामने, ये देखें, ये क्रिप्टो का पोर्टफोलियो है, ये एफएक्स का पोर्टफोलियो है, ठीक है, ये आपके सामने एफएक्स का पोर्टफोलियो है। ये एफएक्स के पोर्टफोलियो में ये करेंसीज भी हैं, ये S&P 500 है, ऑयल है, डिक्सी है, डाउ जोन्स है, नैस्डैक है, ये सब कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि मुझे पता है कि मैंने आपको किस तरीके से क्या बताना है, और वो यही बताना है कि भाई कम प्रॉफिट ले लेना, लेकिन अपना कैपिटल, अपना असल जर मत दाव पे लगाना। ठीक हो गया? तो स्पॉट ट्रेडिंग की तरफ आपने देखना है, मार्जिन की तरफ आपने नहीं देखना। ठीक है? हां, अलबत्ता एक बात मैं एक्नॉलेज करूंगा, मार्जिन वालों की बाज़ औक़ात कुछ शॉर्ट्स लग जाती हैं, साल में एक आध दफा वो शॉर्ट्स मार लेते हैं। लेकिन एक चीज और आपने मुझे बतानी है, और इस पे मुझे कमेंट्स में, इस वीडियो के कमेंट्स में आपने फीडबैक देना है। क्या आप ये चाहते हैं कि आप की साल में एक दो दफा शॉर्ट लगे बड़ी, और एक आध दफा बहुत बड़ा नुकसान हो जाए आपका, लेकिन जब शॉर्ट लगे आपको मजा बड़ा आए। शॉर्ट लगने का मतलब है बहुत मुनाफा हो जाए आपको, और उसके बाद नुकसान भी ऐसा हो कि तब भी आप कहो भाई ये क्या हो गया, तो वारे न्यारे नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो गया और मुनाफा भी बहुत ज़्यादा हुआ। शॉर्ट लग गई ना, एक दफ़ा होता है ना, एक दफ़ा आपने एक ही शॉर्ट के अंदर 2 लाख रुपया बना लिया, और उसके बाद आप बड़े हैप्पी कॉन्फिडेंट है, पता लगा 3 महीने बाद आप 3 लाख रुपया हार गए। क्या आप ये वाली राइड चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि आप कम कमाओ लेकिन कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंटली कमाओ? अब कंसिस्टेंटली में मुस्तकिल मिजाजी तो नहीं होगा ना। एक मुस्तकिल मिजाजी से आप कैसे, मतलब कि कंसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूस कमाओ जी। आप कम कमाओ लेकिन कंटिन्यूस कमाओ, और आपकी असल पैसा आपका सेफ हो। तो स्पॉट ट्रेडिंग। अच्छा, अब ये मेरा टॉपिक था दूसरा टॉपिक। अब मैं तीसरे टॉपिक पे आऊंगा। तीसरा मेरा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, और ये समझाने के लिए मुझे नोटपैड ओपन करना पड़ेगा। ये मैं नोटपैड ओपन करके यहां पर मेरे सामने, फिर मैं आपको गाइड करता हूं। अच्छा जी, मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूं करने के लिए, और आपने वो एक्सरसाइज करनी है। लेकिन उस एक्सरसाइज से पहले आपने मेरी एक बात बड़े गौर से सुननी है, और ये मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूं। कभी भी दुनिया का कोई बिजनेस, दुनिया का कोई कारोबार, याद रखना, आपको पैसे नहीं बना के देता। इंसान हमेशा अपने आप को पैसे बना के देता है, अपनी हैबिट से, अपनी आदत से, अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से। आपको 100 में से 50 बंदा वो मिलेगा जो प्रॉपर्टी मार्केट से कंगाल हो गए, और 50 बंदा वो मिलेगा जो प्रॉपर्टी मार्केट से अरबपति हो गए। तो
100 के उनमें फर्क क्या है? 100 के 100 प्रॉपर्टी मार्केट में गए थे। तो अगर तो मार्केट, प्रॉपर्टी की मार्केट पैसा बना के ही देती है तो उसने 100 के 100 को क्यों नहीं बना के दिया? सिर्फ 50 को या 60 या 70 को क्यों बना के दिया? 30 या 40 फेल क्यों हो गए प्रॉपर्टी मार्केट में? क्यों? क्योंकि वो 30-40 की आदत और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी गलत थी, जिसने उनको पैसा नहीं बना के दिया। और जो 60-70 लोगों ने पैसा बनाया, उनकी आदत और स्ट्रेटजीज ठीक थी, जिसने उनको पैसा बना के दिया। तो मैं आपसे यह कह रहा हूं कि ये जो मैं आपके सामने अभी एक चीज, एक फॉर्मूला आपको देने लगा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये $1 मिलियन फॉर्मूला है, $1 मिलियन। और ये मैं फ्री में आपके सामने रख रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं ये फॉर्मूला। और अगर आप में से कोई संजीदा है अपनी जिंदगी बदलने के लिए, तो खुदारा 1 साल इसको, मतलब ये एक दफा 2 महीने ट्राई करके देख लो, इसको ऑन पेपर खुद डिजाइन करके देखो, आप हैरान हो जाओगे, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। और ये लड़के लड़कियां दोनों को कह रहा हूं मैं, अंकल आंटीज को भी कह रहा हूं, सबको बोल रहा हूं मैं। अब देखते हैं हम इसको। अगर आप मिसाल के तौर पे $100 अगर आप हर महीने सेव करते हैं, यानी मिसाल $100 15,000 रुपया हो गया। अगर लेट्स सपोज आप टोटल, आपकी हाउस होल्ड इनकम 50,000 रुपए की है, 60,000 की है, 70,000 की है, 1 लाख की है, जो भी है, आप, ये मैं मिनिमम आपको बता रहा हूं $100। इसमें डेफिनेटली आप ऐड कर सकते हो जितना आप करना चाहो। $100 अगर आप ऐड हर महीने सेव करते हो, और हर महीने सिर्फ 1%, सिर्फ 1% रिटर्न आप इस $100 में ऐड करते जाओ, यानी कि आपने $100 हर महीने आपने सेव करना है। अच्छा, अब आपने करना क्या? ये एक्सरसाइज है, ये आपने करनी है। इसके ऊपर आपका 1 घंटा लगेगा करते हुए, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। जिन लोगों की मैथमेटिक्स थोड़ी सी वीक है, उन्हें 2 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज आपकी जिंदगी बदल देगी। आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, आज रात ये एक्सरसाइज बैठ के कर लो, आपकी लाइफ बदल जाएगी। आपने करना यह है जनाब कि आपने $100 हर महीने $100 आपने सेव करना है, ठीक है? और वो $100 एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जो आपको सिर्फ 1% यानी $1 का रिटर्न दे दे। 15,000 रुपए आपने क्या करने हैं? 15,000 रुपए आपने हर महीने सेव करने हैं, और आपने इन्वेस्ट करना है उस 15,000 रुपए को ऐसी जगह जो आपको सिर्फ उस 15,000 रुपए पे 150 रुपया बना दे महीने का, पूरे महीने का। बस ये काम आपने करना है 120 महीने। 120 महीने ये काम करना है आपने, ठीक है? 120 महीने यानी 10 साल आप कंटिन्यूअस अगर ये कर रहे हैं, तो 10 साल के बाद आपकी जो टोटल वर्थ होगी वो तकरीबन $1 लाख से ऊपर होगी। आप तकरीबन $1.5 लाख आई वुड से, तो आप तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपया इन 10 सालों के हिस्से में इकट्ठा करके बैठे होंगे। ये समझ आ रही मेरी बात की आपको? 2 से 2.5 करोड़। और अगर 5 साल पे आप आते हो तो 5 साल में आप तकरीबन 60 से 70 लाख रुपया इकट्ठा करके बैठे होंगे। तो आप मुझे ये बताइए अब आप कि 15,000 के पीछे 150 रुपया आपने प्रॉफिट बनाना है महीने का, बस इससे आसान क्या हो सकता है? तो मैं आपको पहले, मैं किसी वजह से आपको कह रहा था कि इंसान पैसा खुद को खुद बना के देता है, कोई मार्केट या कोई बिजनेस नहीं बना के देता। यह था मेरा जी तीसरा टॉपिक। अगला टॉपिक पे आते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग। मैं आपको सख्ती से मना करूंगा कि इंट्राडे ट्रेडर्स को, और मैं ये इंट्राडे ट्रेडर्स को बल्कि मैं एक तरह का अलार्म दे रहा हूं कि जितनी जल्दी हो सकता है इंट्राडे ट्रेडिंग से बाहर निकल आओ, बाहर निकल आओ इंट्राडे ट्रेडिंग से। गाइस, कोई फायदा नहीं है इंट्राडे ट्रेडिंग का। मैंने दुबई के ट्रेडर्स भी देखे, मैंने लंदन के ट्रेडर्स भी देखे, मैं ऑस्ट्रेलियन ट्रेडर्स के साथ भी काम किया, मैं न्यूयॉर्क के ट्रेडर्स जो हैं वहां बैठते हैं। मोस्टली इंट्राडे ट्रेडर्स जिनके साथ मैंने कांटेक्ट में रहा, ज्यादा से ज्यादा ये लोग कुछ महीने कुछ साल लकी रहेंगे, उसके बाद ऐसा डूबते हैं कि इनको समझ भी नहीं लगती क्या हो रहा है। आपने इन्वेस्टर बनना है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर नहीं बनना, गैम्बलर नहीं बनना, इन्वेस्टर बनना है आपने। समझ रहे हैं बात को? इन्वेस्टर। दुनिया के जितने भी लेजेंडरी इन्वेस्टर्स हैं, आप टॉम बासो को देख लें, पीटर ब्रेंडेट को देख लें, रिचर्ड डेनिस को देख लें, आप किसी को उठा के देख लें, एल्गोरिथम ट्रेडर्स के अलावा, प्रोग्राम ट्रेडर्स के अलावा, जिम से उसके
उसके जो वो रिनाइसेंस टेक्नोलॉजीज का जो सीईओ है, उसके अलावा जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, आप देख लें जो लेजेंडरी ट्रेडर्स हैं वो सारे पोजीशन ट्रेडर्स हैं या स्विंग ट्रेडर्स। मेरी अभी पिछले दिनों एक बहुत मारूफ ट्रेडर हैं, मतलब पूरी दुनिया में उनका नाम है इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में, मेरी उनसे बात हो रही थी। वो मुझे बता रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के, मुझे बता रहे थे कि एक ट्रेड, उनकी सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड वो रही है जो उन्होंने 1.5 साल होल्ड की है स्टॉक्स के अंदर, 1.5 साल होल्ड की है। तो आपने अपनी मेंटेलिटी, इन्वेस्टर मेंटेलिटी रखनी है, टाइम नहीं जाया करना कि आए हैं, थोड़ी सी मार्केट ऊपर गई है, जंप मारने लग जाए अब अपने क्वेश्चन से। आप कहें वो मार्केट ऊपर चलेगी, मार्केट ऊपर चलेगी, थोड़ी सी मार्केट गिरी है, आपके पसीने छूट गए हैं, आपने 4 ग्लास पानी पी लिया है, आप चल रहे हैं, आप खुद भी तंग हो रहे हैं, घर वालों को भी आपने तंग किया हुआ है, बीवी बच्चों को आप टाइम नहीं दे रहे, आप जो है वो बच्चे को लड़ रहे हैं, बीवी से आप गुस्से हो रहे हैं कि ये क्या है, मैंने पैसे इन्वेस्ट किए। ऐसे नहीं करना, इसका कोई फायदा नहीं। अगर ऐसे करना है तो मत करो भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है बैलेंस्ड लाइफ। एक अच्छा इन्वेस्टर हमेशा, ये याद रखनी है मेरी बात आपने, मैं यकीन कर जाओ, मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो मैंने बहुत महंगी सीखी हैं, मैंने पाउंड्स देके सीखी हैं, बहुत एक्सपेंसिव सीखी हैं और तजुर्बे करके सीखी हैं। एक अच्छा इन्वेस्टर हमेशा वही होगा कि जो अपनी लाइफ में बैलेंस होगा, जिसकी लाइफ में बैलेंस होगा, जो बैलेंस्ड अप्रोच से चलेगा, जो एक्सट्रीमिस्ट नहीं होगा, जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं होगा, जिसको पता होगा कि उसने अपना अग्रेशन किस टाइम पे शो करना है, जो अपने रिलेशनशिप्स के साथ अच्छा होगा। मैं आपको यकीन कर जाएं, आपका इन्वेस्टमेंट माइंडसेट ही क्लियर नहीं होता जब तक आपका, अगर मूड खराब है। हमारे यहां जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था, मेंटरशिप ले रहा था, तो कहा जाता था जिस दिन आपका मूड खराब हो ट्रेड मत करो, ट्रेडिंग मत करो। आप अपने घर वालों से सिर्फ इस वजह से बना के रख लो क्योंकि आपने ट्रेडिंग करनी है। आप अपनी बीवी के साथ इस वजह से लड़ाई मत करो क्योंकि आप ये सोचो कि भाई मैंने मार्केट्स में ट्रेड करना है, पैसा बनाना है, अगर मैं लड़ पड़ा, मेरा मूड खराब हो जाएगा, तो मैं तो इन्वेस्टमेंट नहीं, मैं तो ट्रेडिंग नहीं कर सकूंगा क्लियर माइंड के साथ। और ये खवातीन के लिए भी ऐसे ही है, वो भी ऐसे ही करें अपना लाइफस्टाइल। तो ये नहीं करना, और ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आते हैं। रात हो गई है, 12 बज गए हैं, बैठे हुए हो आप, भाई 12 बजे बेड पे जाओ, अपनी फैमिली को टाइम दो, अपने बीवी बच्चे के पास जाओ, माँ बाप के पास बैठो, बाहर निकल जाओ, वैसे थोड़ा सा एंजॉय करो, मूवी देखो। आप स्क्रीन खोल के बैठे हैं 12 बजे, ये क्यों? क्योंकि आप 2 रीजंस, एक तो इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो और दूसरा मार्जिन पे ट्रेड कर रहे हो, उधार लिया हुआ एक्सचेंज से, पोजीशन लगी हुई है, पूरे पैसे, अपना सामान तो है नहीं पूरे पैसों का, क्या करें, लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे अगर ये हो गया तो, मार्केट गिर गई तो ये मैं आपको, ये चीज बड़ी जरूरी है, इंट्राडे ट्रेड नहीं करना, स्पॉट मार्केट में ट्रेड करनी है और पोजीशन ट्रेडिंग करनी है, या स्विंग ट्रेडिंग कर लो, अगर बहुत है तो स्विंग ट्रेडिंग कर लो। चलो नहीं होती पोजीशन ट्रेडिंग, नहीं होल्ड करना आपने 2 साल 3 साल 4 साल, स्विंग ट्रेडिंग कर लो, कुछ हफ्ते होल्ड कर लो, 1-2 महीने होल्ड कर लो, ठीक है। अच्छा, ये था जी मेरा आपके साथ 5वां टॉपिक। अब मैं आऊंगा अपने 6ठे टॉपिक पे, ट्रेडिशनल मार्केट्स। ट्रेडिशनल मार्केट्स जैसे कमोडिटी मार्केट है, यूएस स्टॉक मार्केट है। मैं अब आपको एक ग्लिम्स दिखा रहा हूं, अभी आपको मैं ये आपके सामने दिखाता हूं। ये आप देख रहे हो, ये ऑयल की मार्केट आपके सामने आ गई। मुझे आप बताओ कि इस मार्केट के साथ कोई क्या करेगा? आप खुद देखो इस मार्केट को और आप मुझे बताओ कि इसके साथ आप क्या करोगे। मतलब कि अगर इन्वेस्टर का बेड़ा गर्क करवाना है ना, नए इन्वेस्टर का, तो इस मार्केट के अंदर लेके आ जाओ। अगर उसका कह लो कि अगर उसकी बिकवा देनी है हर चीज, तो इस मार्केट में ले आओ। तो शुक्र मनाओ, क्रिप्टो मार्केट इन मार्केट से लाख दर्जे बेहतर है, लाख दर्जे। ये टेक्निकल बंदे आपको बता सकते हैं। उसके बाद जी, ये मैंने जल्दी से इसके ऊपर थोड़ी सी बात करनी थी, आगे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद जी ट्रेडिंग रूटीन, लिमिट्स। अभी फिलहाल क्या मामला है, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैंने आपको ये एडवांस टर्मिनल जो है ना, इसकी मैंने आपको अभी मामला खत्म नहीं हुआ। अभी मामला, मैं आपको फिर बताऊंगा, अभी मामला बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ। आपने ये नहीं है कि आप बाइनेंस सीख गए हो, ट्रेडिंग सीख गए। मैं आपको अभी एडवांस लेवल्स के ऊपर और एडवांस मामलात में मैं आपको लेके ही नहीं जा रहा। मैं आपको अभी नहीं लेके जा रहा। वो क्यों नहीं मैं आपको लेके जा रहा? मैंने आपको पहले भी कहा था, बाइनेंस अगर आपको पूरा सिखा दूंगा मैं, आपको हो सकता है आपको 1 महीना सिर्फ बाइनेंस सीखने में लगे। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म,
मैंने आपको सिंपल पिछली वीडियो में बताया कि आपने यूएसडीटी खरीदने और उसके बाद उसके कन्वर्ट कर दें। एडवांस ट्रेडिंग टर्मिनल के ऊपर आपको मैंने लिमिट्स लगाना सिखानी है, आपको मैंने स्टॉप लॉस लगाना सिखाना है, आपको मैंने ऑर्डर बुक्स बतानी है कि बाय ऑर्डर बुक क्या है, सेलर्स की ऑर्डर बुक क्या है, आपको मैंने बताना है कि जो पेयर्स के सामने 10x और 5x लिखा होता है इसका क्या मतलब है। हालांकि उससे हमारा कंसर्न नहीं है क्योंकि वो मार्जिन अकाउंट के लिए होता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। आपको मैंने बताना है कि ऑर्डर हिस्ट्री कहाँ देखोगे, आपको ये सब चीज़ें मैंने बतानी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं रियलाइज़ करता जाऊंगा कि आप ये नॉलेज को ग्रास्प कर रहे हो, आपकी लर्निंग रूटीन अच्छी हो गई है, लर्निंग रूटीन अच्छी हो गई है, आपको लर्निंग पैटर्न और फॉर्मेट पता लग गया है, वैसे वैसे मैं एक एक स्टेप जो है वो हम एडवांस जाते रहेंगे। उसके बाद जी ये मैंने ट्रेडिंग रूटीन के बारे में बात करनी है। लिमिट ऑर्डर्स बड़े ज़रूरी हैं ये अच्छा हाँ, इनमें सबसे पहले अली भाई और मैं बात कर रहे थे और हमने यही इस चीज़ के ऊपर हम मुत्तफिक हुए कि हमें सबसे पहले आपको थोड़ा सा आप मज़ीद इसके अंदर फ्लुएंट हो जाओ काम में, तो सबसे पहले हमने आपको लिमिट ऑर्डर्स बताने हैं कि लिमिट ऑर्डर्स आपने कैसे लगाने हैं, वो बहुत ज़रूरी है। उसकी अहमियत फिर बाद में आपसे मैं डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा मैं। लिमिट ऑर्डर ये है, देखो जब मार्केट लेट्स सपोज ये 58 पे ट्रेड हो रही थी, मुझे पता है पहले से कि 30,000 का एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी भी जिंदगी में बिटकॉइन 30,000 पे आया तो मैं 30,000 से बिटकॉइन को खरीदूंगा। तो लेट्स सपोज अगर हमने पहले से 30,000 पे लिमिट ऑर्डर लगा दिया, मार्केट जब 30 पे गिरी है, आप सो भी रहे होगे तो आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो मैच्योर, आप इन्वेस्टेड हो जाओगे उस पर्टिकुलर कॉइन में। तो सिंपल से मैंने आपको बता दिया, मजीद इसकी कॉम्प्लिकेशंस बाइनेंस के एडवांस टर्मिनल जब आपको सिखाऊंगा तब बताऊंगा मैं आपको। आगे है जी मेरा 8वां टॉपिक है जी डायरेक्ट मैसेजेस। इसके ऊपर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा और ये मेरी आपसे यकीन कीजिए बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। देखो यूजफुल चीज होती है, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, इसके ऊपर मैंने कोई लेक्चर नहीं देना, एक बात कहूंगा, आप सबसे पहले तो ग्रुप देखें। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप फेसबुक के ऊपर जाते हो, मेरा भाई आपने ये मैसेजेस आए हुए हैं, मैं इन्हें अभी मिनिमाइज कर रहा हूं, उसके बाद मैं इनको रिप्लाई सबको करूंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आप ग्रुप पे गए क्रिप्टो ब्रदर्स, आपने गाइड्स और अनाउंसमेंट में जाना है, यानी आपको कोई क्यूरी है, आपको कोई सवाल है, आप गाइड्स में जाते हो। गाइड्स में आपने देखा कि ये गाइड 1 है, यहाँ पे सारी डेली वीकली कमेंट्रीज हैं, ये वीडियो न्यूज़लेटर पढ़े हैं, यहाँ पे ट्यूटोरियल्स पढ़े हुए हैं। अब देखें ये ट्यूटोरियल 2 क्या है, ट्यूटोरियल है जी हाउ टू ओपन बाइनेंस अकाउंट, हाउ टू ओपन बाइनेंस अकाउंट, ये 2 पार्ट हैं इसके। ग्रुप मैप, वेयर टू फाइंड द रेलेवेंट स्टफ इन द ग्रुप, ये सारा जब आपने छान मारा, आपको यहां से आपका आंसर नहीं मिला, फिर आप अनाउंसमेंट्स में गए, आपने अनाउंसमेंट्स भी सारा छान मारा, आपको आपका आंसर नहीं मिला, मेरा भाई आपने तब ग्रुप में आपने मुझे तब डायरेक्ट मैसेज करना है। अगर आप ये करोगे उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि जिन लोगों के वाकई जेन्युइन सवाल हैं मैं उनको जवाब हम दे सकेंगे, उनकी रहनुमाई हो सकेगी। 70% इस टाइम क्या हो रहा है कि आप वो बात जो हमने वीडियो बना के कर दी है, वो बात जो हमने ट्यूटोरियल बना के कर दी है, वही सवाल दोबारा आज मैंने तकरीबन कोई 100 सवाल मुझे वो आए हैं कि बाइनेंस में यूएसडीटी कैसे खरीदने हैं मुझे पता है, और 100 दफा मुझे टाइप लिखना पड़ा है कि प्लीज वॉच द ट्यूटोरियल। तो मुझे बताएं, अगर ये टाइम वेस्ट होगा, वही टाइम हो सकता है मैं कोई प्रेजेंटेशन आपके लिए प्रिपेयर करके, कोई और यूजफुल चीज प्रिपेयर करके आपको मैं पोस्ट कर देता। तो इसके ऊपर आपने खासी तवज्जो देनी है। उसके बाद जी मेरा 8वां टॉपिक है चार्ट्स का। काफ़ी लोग कहते हैं कि जी चार्ट्स हमें बताएं, हमारा चार्टिंग प्लेटफॉर्म उस तरह से नहीं शो हो रहा, और हम बाइनेंस के चार्टिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जो ये वर्टिकल एक्सेस के ऊपर प्राइसेस आ रही हैं हमें वो नहीं आ रही। देखिए हर चार्ट की सेटिंग्स होती हैं। बाइनेंस का जो चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में उसकी आपके सामने सेटिंग्स करूंगा, आपको बताऊंगा कि बाइनेंस के चार्टिंग सॉफ्टवेयर को आपने कैसे सेट करना है। जैसे अब ये मैं इस टाइम पे जो यूज़ कर रहा हूँ, इसमें अंदर मैंने अपने पैरामीटर सेट किए हुए हैं, मैंने अपनी चीज़ें सेट की हुई हैं। यहाँ पे लेट्स से मैं कोई भी चार्ट ओपन करूंगा तो वो फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे अब एक टोटली डिफरेंट मार्केट में जाता हूँ, मैं US 100 में जाता हूँ, ये इंडेक्स है, तो आप देखें ये इंडेक्स भी इसी फॉर्मेट के अंदर मेरे सामने आ रहा है, ठीक है, इसी फॉर्मेट में आएगा। अब ये क्रिप्टो मार्केट नहीं है, ये स्टॉक मार्केट है, लेकिन इसी फॉर्मेट में ये मेरे पास आ रहा है। तो मैं कहने का मकसद ये है कि मैं आपको वो सिखाऊंगा, आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। मुझे पता है कि मैं किस गाइड से आपको लेकर चल रहा हूँ। चार्ट्स की तरफ हम आएंगे, चार्ट्स पे हम बात करेंगे, आपको चार्ट्स में मैं सब समझाऊंगा।
एक बात अभी के लिए आप सुन लो कि चार्ट्स का प्राइम पर्पस ये होता है कि हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पता लगे, हमें पता लगे कि मार्केट में सप्लाई कब जनरेट हुई, किन कीमतों पे, और डिमांड कब जनरेट हुई। मजीद इसकी टेक्निकलिटीज में हम आगे जाएंगे। अच्छा जी, अगला मेरा जो टॉपिक है वो है सिग्नल्स। अक्सर लोग मैसेज कर रहे हैं, वो कहते हैं जी आप सिग्नल्स क्यों नहीं दे रहे, तो वो समझे जरा इस बात को। देखो, एक कहावत है, और वो कहावत ये है कि इट्स बेटर टू टीच देम हाउ टू फिश इंस्टेड ऑफ गिविंग देम फिश। मछली पकड़ना सिखा दो, मछली पकड़ना सिखाना बेहतर है मछली देने से। तो मैं आपको ये जो वीडियो न्यूज़लेटर है, इससे बड़ा क्या सिग्नल हो सकता है, मुझे बताइए। ये आपको डेली बेसिस के ऊपर बताया जा रहा है कि ये कॉइन खरीद लो, इस कीमत से खरीद लो, इस कीमत से खरीद लो, तो इससे बड़ा भाई क्या सिग्नल होगा। और उस पर आप कहते हैं सिग्नल, ये जो सिग्नल है ना कि मैसेज कर दिया एक बाय एडीए नाउ, बाय कार्डानो नाउ, मतलब अब बाय कार्डानो नाउ करके लिख दिया, ना उसके आगे कुछ ना उसके पीछे कुछ, ना ये बताया कि भाई अगर मार्केट यहां पे आएगी तो ये करना है, यहां पे आएगी तो ये करना है। हम जो आपको सिग्नल दे रहे हैं वीडियो न्यूज़लेटर की शक्ल में, उस पर तो प्रॉपर बता रहे हैं कि अच्छा अगर मार्केट यहां जाएगी तो मजीद ज्यादा बाय कर लो, नीचे जाएगी तो मजीद बाय कर लो, इस प्राइस पे आई है करंट प्राइस से बाइंग स्टार्ट करो। या और 15, जैसे डॉज की अगर मैं बात करूं तो डॉज में मैंने आपको क्या बात की, मैंने कहा भाई करंट प्राइस से बाय कर लो, 15 सेंट पे आता है तो आपने एक्सेसिव बाइंग करनी है, मजीद बाइंग करनी है। और फिर अगर 45 सेंट का एरिया 45 सेंट की रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो फिर भी आपने एक्सेलरेट करना है, थ्रॉटल दे दो, मजीद बाइंग करो। मुझे बताओ कि ये सुबह मैंने इतना समझाया तो ये सिग्नल्स हैं। ओके, चलें जी, मेरा आखिरी टॉपिक जो है वो ग्रुप रूल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, लास्ट टॉपिक। उसके बाद जो है वो, आई नो सेशन काफी लंबा हो गया लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैं आ रहा हूं अपने आखिरी टॉपिक की तरफ। देखिए, कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं, किसी बंदे से, आप किसी मेंबर से यूएसडीटी खरीदते हो, इसमें एडमिन्स का कोई रोल नहीं है। हम यूएसडीटी की कोई सर्विस नहीं दे रहे, हम नहीं दे रहे, अभी फिलहाल हम नहीं दे रहे, ठीक है जी। आपस में आप जो ट्रांजैक्शंस करोगे उसका हमें नहीं अंदाजा, उसके टोटली रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं। दूसरी चीज ये कि मैंने कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था मैं, और कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग बात चल रही थी, तो एक साहब ने बाकायदा अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की थी। बराए मेहरबानी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब्यूजिव लैंग्वेज मत यूज करें, मत यूज। यानी ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसी चीज है कि ये कह लें कि इसका 500% मैं आपको बता रहा हूं कि ये टॉलरेबल है ही नहीं, इसको किसी सूरत में बेयर किया ही नहीं जाएगा कि कोई मेंबर किसी के साथ अब्यूसिव हो। आपने कंपोजर रखना है। अच्छा, अब इसकी एक रीजन दे रहा हूं मैं, क्योंकि मैं खुद ट्रेडर और इन्वेस्टर हूं, मैं आपको रीजन देता हूं। जिस बंदे को अपने गुस्से पे काबू नहीं है ना, वो जिंदगी में सर नीचे टांगे ऊपर कर ले, वो कभी भी अच्छा इन्वेस्टर बन ही नहीं सकता, ना ट्रेडर बन सकता है। ये मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं। जिस बंदे को अपनी पर्सनैलिटी, अपनी जबान, जो बंदा अपनी पर्सनैलिटी का कंपोजर नहीं रख सकता, जो शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी है। क्यों? शॉर्ट टेम्पर्ड बंदा जो है, ही और शी, वो बंदा फ्यूल्ड होता है अपने इमोशंस से। उसको और वो जो इमोशंस और टेम्पटेशंस हैं, उसके थॉट प्रोसेस और डिसीजन प्रोसेस को ब्लर कर देती हैं। तो जो बंदा अपने छोटे से 1 सेकंड के गुस्से पे नहीं काबू कर सकता, और भाई वो इतनी बड़ी मार्केट के साथ क्या करेगा, वो तो नुकसान कर बैठेगा। तो अगर कभी आपको लगे कि आपको किसी मेंबर पे गुस्सा आ रहा है और आप उसे गाली देना चाहते हो, तो ये सोचो कि इससे पहले, अब यहां पे 2 चीजें सोचनी है आपने। अगर आपका बहुत दिल कर रहा है किसी दूसरे मेंबर को गाली देने का, 2 चीजें सोचनी। पहली चीज आपने ये सोचनी है कि भाई अगर मैंने इसे गाली दे दी तो इसका मतलब है कि मुझे मेरे जज्बात पे कंट्रोल नहीं रहा और मेरे इमोशंस ने मुझे रूल किया। तो इसका मतलब है, ये बात आज मुझे साबित हो गई कि मैं मार्केट में सक्सेसफुल नहीं होने वाला, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, मैं अच्छा इन्वेस्टर नहीं बनूंगा, तो मैं जा रहा हूं।
ठीक है मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता और मैं भाग रहा हूं यहां से, तो फिर भाग जाओ। और दूसरी चीज आपने ये सोचनी है कि अगर मैंने इसे गाली दे दी तो इसका मतलब है कि मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं कर सकता, और इसका मतलब है कि मैं अच्छा इन्वेस्टर नहीं बन सकता। तो बेहतर है मैं गाली ना दूं और मैं अपना गुस्सा पी जाऊं, और अगर उसने कोई रूड बात की भी है तो मैं इतना अच्छा आगे से रिप्लाई करूं कि वो खुद शर्मिंदा हो जाए और लोग भी दाद दें कि भाई क्या बात है, इस बंदे का पर्सनैलिटी में कंपोजर बहुत है। ठीक है, तो ये बात बड़ी जरूरी है जी, किसी के साथ एब्यूजिव लैंग्वेज में आपने बात नहीं करनी, डेकोरम बरकरार रखना है। दूसरी चीज ये, मार्केटिंग नहीं करनी। आपका कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी चीज है, मार्केटिंग नहीं करनी किसी चीज की आपने। ठीक है, एडमिन्स की तरफ से आपको रिकमेंडेड एक्सचेंजेस कॉइनबेस और बाइनेंस बताया हुआ है। ठीक है जी, उसके अलावा कोई और प्रोडक्ट है, कोई और चीज है, आपने उसको यहां मार्केट, हाँ हेल्प करे। देखिए हेल्प करने में और मार्केटिंग करने में फर्क होता है। हेल्प करते हैं आप किसी को कोई जरूरत है, कोई वॉलेट के बारे में पूछ रहे हैं, आपने सजेस्ट कर दिया भाई ये वॉलेट है, ये इस तरह से मैं गाइड कर दिया, वो मार्केटिंग नहीं है, वो हेल्प है। लेकिन मार्केटिंग होती है कि स्पेशल आप आए ही उस पर्पस के लिए, तो उससे आपने गुरेज करना। ले जी, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड पे मैं आपको एक बात कहूंगा, बार बार कहूंगा, हर मेंबर पे ये एक चीज मस्ट है, आपने गाइड्स और अनाउंसमेंट में चीजें, रिसोर्सेज को चेक करना है, बड़े जरूरी। और ये वीडियो भी गाइड्स में पड़ी होगी। ठीक है जी, गाइड्स में, गाइड 3 में, ये यहां पे पड़ी होगी, मैं आपको बता रहा हूं, ये ट्यूटोरियल गाइड 3 में पड़ी होगी, यहां पे आपको ये वीडियो मिलेगी। एंड पे जी, थैंक यू सो मच, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड। अब हम उस फेज पे आ गए हैं कि हम ट्रेडिंग की बात करते हैं। आपको याद है स्टार्ट में हम बात करते थे अकाउंट कैसे ओपन करना है, अब हमारे 80% मेंबर बात कर रहे हैं कि ट्रेड क्या करना है, ट्रेडिंग कैसे करनी है। अब हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम एडवांस ट्रेडिंग टर्मिनल की बात करेंगे, हम लिमिट ऑर्डर्स की बात करेंगे। इंशाल्लाह उससे मजीद आगे बढ़ेंगे तो और चीज़ों पे बात करेंगे। बहुत कुछ है आपसे शेयर करने के लिए। आपने पेशेंस रखना है, इसी तरीके से जैसे आज आप एनर्जेटिक हो सबके सब, ऐसे ही एनर्जेटिक रहना है, वाइब्रेंस रखना, वाइब्रेंट रहना है, और ग्रुप को आपने, ओवरऑल ग्रुप को एक्साइटिंग रखना है जैसे आपने रखा हुआ। वी आर वेरी हैप्पी, अली भाई एंड मी, वी आर ब्लेस्ड टू हैव मेंबर्स लाइक यू। आप लोग माशाल्लाह बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो, आप लोग एक्साइटेड हो, आप लोग वाइब्रेंट हो, एंड वी लव यू ऑल। बाकी कोई कंसर्न हो आपको, कोई एंड पे एक और चीज, ये मैसेज आपके सामने है। देखें, हमारी पूरी ट्राई होती है कि हम मैसेज को साथ साथ रिप्लाई करें, समटाइम्स डिले हो जाता है, आपने इस पे परेशान नहीं होना। ये मैं आपको गारंटी देता हूं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर आएगा जो आप डायरेक्ट मैसेजेस करते हैं। ओके जी, बाकी ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी चीज है, स्टेप बाय स्टेप हम सब सीखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी, अपना बहुत ख्याल रखना है आपने, और इंशाल्लाह कल के दिन में मैं हाजिर होऊंगा आपके सामने, कल का वीडियो न्यूज़लेटर लेके। मेरी तरफ से और अली भाई की तरफ से हैव ए गुड इवनिंग और अल्लाह हाफिज़।